हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से जो है जितने भी पीवाईक्यू जीके जीएस में आए हुए हैं 2025 में एसएससी में, तो उन सब की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए इनको देखते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, लिखा प्राग ऐतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। ये मतलब टॉपिक नाम है। तो अब देखते हैं प्रश्न दिया है। अब देख लीजिए, आप लोग देखेंगे कि लिखा है, ये जो प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीजीएल 26/9/2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत विशेष ध्यान से इनको जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन जो है रिपीटेड होता है। दूसरी बात क्या होता है, तो एक समझ हो जाती है कि प्रश्न आते कैसे, ठीक है ना, यानी कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है ना। और इससे संबंधित भी हम प्रश्न करवा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है, आप लोग क्या सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा मध्य पाषाण काल, पूर्व नवपाषाण काल, धातु युग, ठीक है ना। तो ये पहले क्या, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल जो है, प्राग ऐतिहासिक काल, आप लोग समझ जाइएगा, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। जिसमें पहला कौन है, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है वो मध्य पाषाण काल हो गया, और तीसरा जो हो गया वो नवपाषाण काल हो गया, ठीक है। जिसमें से क्या है, अब पूरा पाषाण का जो काल है वो कब से कब तक है, तो लगभग अब अज्ञात है। मान लीजिए इसे इंग्लिश में अगर आप लोग जानना चाहें तो इसे क्या कहते हैं, पैलो, ठीक है, पैलोथिक, इसे कहते हैं पैलियोथिक, पैलियोथिक एज। अब ये जो है अज्ञात से क्या कीजिए, अज्ञात क्योंकि पता तो है नहीं, तो अज्ञात से जो है इसको आप कह सकते हैं 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक है। अब एक चीज़ है कि आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मेन काम कौन कौन से हुए, किसमें, पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में जीवन शैली उस टाइम कैसी थी, तो मनुष्य केवल जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक था, केवल शिकार पर और खाद्य संग्रह था, और जंगलों में घूमता था और जानवरों का शिकार करता था, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जो लोग हैं वो पेड़ों की छाल पहनते थे, ठीक है ना, पेड़ों की जो छाल और पत्ते गुफाओं में रहते थे, ठीक है ना। जिससे मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफाएं हैं ना, इसकी जो है प्रमुख उदाहरण है, ठीक है ना। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई है, तो इस टाइम जो है आग की खोज हुई है, क्योंकि पूछ सकता है कि आग की खोज किस काल में हुई है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल में हुई है, ठीक है ना। इस टाइम जो औजार है वो पत्थर के बड़े भारी और बिना चिकने किए हुए औजार काम में लाए जाते थे। इस टाइम जो पत्थर के बड़े जो भारी होते थे, उनके मतलब खुरदुरे टाइप में जो उनका कुछ बनाया हुआ नहीं जाता था, ठीक है ना। तो ऐसी ये बात है, ठीक। अब रही बात मध्य पाषाण काल की, तो ये जो है ये 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 10,000 बीसी से जो है वो कब तक, 4,000, ठीक है ना, 4,000 बीसी तक, 4,000, ठीक है ना, बीसी तक का जो काल है उसे क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल। इसमें क्या है, इस टाइम जो शिकार के साथ, शिकार तो केवल होता था, शिकार के साथ पशुपालन भी शुरुआत हो गया था। तो पूछ सकता है कि पशुपालन जो है किस काल में चालू हुआ, तो आपको बताना है कि प्राग, अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन में प्राग ऐतिहासिक काल के, अगर प्राग ऐतिहासिक है तो वही लगाइए, अगर नहीं है तो प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरुआत हुआ है, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। और रही अगली बात कि जो है एक बात और रही, नवपाषाण काल, ठीक है ना, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जो है ये जो है आप याद रखिएगा, ये 4,000 ईसा पूर्व बीसी से लेकर ये कब 1,000, ठीक ना, 1,000 बीसी तक रहा, ठीक। और ये जो हुआ ये बहुत एक क्रांतिकारी साबित हुआ। ये जो नवपाषाण काल है ये मानव जीवन की सबसे क्रांतिकारी दौर था। क्रांतिकारी कहने का तात्पर्य इसमें कई चीज़ों की खोज हुई, ठीक है ना। इसमें क्या है, मनुष्य जो कृषि करने लगा था, ठीक है ना, खेती जो है करने लगा था। तो पूछ सकता है किस काल में मनुष्य ने खेती की शुरुआत कर दी थी, तो नवपाषाण काल में इसने खेती की शुरुआत कर दी थी, ठीक है ना, आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्या है, और
इसमें क्या पहिए का भी आविष्कार हुआ, ठीक है ना। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो है चावल जो है ना, चावल कहाँ धान जो मिला वो इसी टाइम मालूम कृषि विज्ञान में, तो उत्तर प्रदेश को कोयल हिडवा, ठीक ना, कोल डिवा ऐसे नाम है, ठीक। तो वहाँ पर मिला, ठीक। तो आप लोग इनको याद रखिएगा कि खेती और जो पहिए हैं ये किस में हुआ, ये नवपाषाण काल में, ठीक है ना। कब, नवपाषाण काल में। और अगर बात करें हम किसकी, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, वो मध्य में हुई। और अगर बात करें कि पहला आग की खोज किसमें की, पूर्व पाषाण की। ये 3 आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। बाकी व्याख्या दी हुई है, आप देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल का जो क्रम है वो पूर्व पाषाण यानी प्लेओलिथिक और मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण का नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल, ठीक है ना। और उसके बाद धातु युग यानी मिडिल एज। यह क्रम मानव औजारों और जीवन शैली तकनीक प्रगति पर आधारित है। इसमें क्या है, पत्थर के औजार के साथ सूक्ष्म और अंततः धातुओं को प्रतिष्ठा, ठीक है ना। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। और अगला आप दोस्तों दिया है यहाँ पर एसएससी सीजीएल का, ये देखिए प्रश्न है। तो आप लोग देख लीजिए, अगला प्रश्न दिया है कि मध्य पाषाण काल के लोग, ठीक है ना, कि आम तौर पर किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो इस टाइम अभी देखा हमने बताया कि इस टाइम देखिए जो इस टाइम हथियारों का जो वो बनाओ वो हुआ, तो इस काल में पत्थर के बहुत छोटे, देखिए जो पूरा पाषाण काल में उसमें भारी पत्थरों का खुरदुरा कोई चिकना नहीं बनाया गया। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो इसमें जो औजार बने वो किस तरह के बने, भाले नुमा, जिसे मान ली पकड़ेदार, हाथ में पकड़नेदार ऐसे बने, हत्थे लगाए हुए, ऐसे औजारों का निर्माण हुआ। जिसे जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोलिथिक, ठीक है, कहते हैं। तो यहाँ पर तलवार का तो आविष्कार हुआ नहीं, तोपों का नहीं हुआ, कैटपोट नहीं, ये कांटेदार भालों का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट रहेगा इसका, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। मध्य पाषाण काल में जो है मानव ने माइक्रोलिथियम यानी सूक्ष्म पाषाण और औजार विकसित किए, जिन्हें लकड़ी या हड्डी के हाथों में जड़कर कांटेदार भाले और तीर कमान बनाए जाते थे। 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे या औजार चार्ट, जिस पर ये गेट से निर्मित होते थे, और प्रक्षेप तकनीक के विकास के शिकार अधिक सटीक व प्रभावी हो गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अब अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है। तो आप लोग याद रखिए कि ये कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि भारतीय महाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात शहरी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना। मानी जाती है जो मुख्य रूप से 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में अपने चरम पर थी, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, किसकी, हड़प्पा की। और यह शहरी सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और कांस्य उपयोग के लिए विश्व इतिहास में एक स्थान रखती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों अब ये जो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रश्न जो हैं वो देख लीजिए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी पर थी, एक हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर थी, तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी पर, ठीक है। तो इसके और प्रमुख स्थल हैं जिनके और देख लीजिए, जैसे मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। तो ये जो है दोस्तों ये किस नदी पर थी, सिंधु नदी पर थी, ठीक है। किस नदी पर थी, तो सिंधु नदी पर, ठीक है। और जैसे हैं चहुंदड़ो, ठीक है ना, चहुंदड़ो किस नदी पर है, तो ये भी सिंधु नदी पर, ठीक ना, ये भी सिंधु नदी पर है। और अगर बात करें हम कालीबंगा, तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन जो कालीबंगन है वो कहाँ पर है, तो घग्गर नदी में, ठीक ना। इसमें घाघरा मत ध्यान रखना, घग्गर नदी, ठीक ना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, शायद ऑप्शन में दे भी सकता है, ठीक ना। लोथल कहाँ, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि लोथल कहाँ, लोथल किस नदी किनारे, ये बहुत प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लोथल जो है भोगवा नदी किनारे था, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद कर लेना, भोगवन है। याद क्या, अगर मतलब याद है तो ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक ना। मैं आपको बताते जा रहे हैं। और जो रोपड़ है, वो रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है, ठीक ना। रोपड़ किसके नदी, सतलज नदी किनारे, ठीक है, सतलज नदी किनारे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और एक चीज़ है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, ये भी आप लोग याद रखिए। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थे, ठीक ना, भाव चित्र आत्मक थे। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब एक चीज़ और है कि जो मोहनजोदड़ो का जो एक प्राप्त एक बड़ा स्नानागार जो है
कहाँ से पूछ ले कि स्नानागार किस जगह से मिला, तो मोहनजोदड़ो से, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और लोथल एवं सुतकोता जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है, कौन, लोथल और सुतकोता, ठीक ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा उस टाइम में। और ठीक है, और तो सही है। तो आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनानियों ने इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से कहा, तो सिंध नदी से नहीं, सिंध को वो लोग जो सिंध है उसको हाँ पढ़ते थे तो वहाँ पर इंडो ही कहते थे, इंडिया कहते थे, ठीक ना। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर भी, इसीलिए तो हिंदुस्तान जो है वो सिंधु न कहकर इंदु कहते तो हिंदुस्तान बन गया, ठीक है ना। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। प्राचीन यूनानी सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को इंडोई कहते हैं, उनके लिए इंडस नदी की सीमा पर के पार पूरा भूभाग इंडिया इंडिकेट कहलाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इसे नाम पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा जो, हाँ ये ठीक ना। अब अगला प्रश्न दोस्तों, दैमाबाद, ठीक ना, लिखा दैमाबाद एक हड़प्पा स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ये ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। की महाराष्ट्र जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, और आप लोग जो है पेन और कॉपी निकाल कर जो है आप लोग भी देख लीजिए कि हमारे कितने सही हुए कितने नहीं, अब बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक प्रवरा नदी, ठीक है ना, गोदावरी की सहायक नदी के तट पर ये बाकी लिखा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। और हरियाणा में हड़प्पा के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी और बनावली, और पंजाब रोपड़, जबकि गुजरात के प्रमुख स्थल लोथल और धौलावीरा, सुखकोता, रंगपुर, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर राखीगढ़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखना है, ये कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हाकरा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। और यह हड़प्पा कालीन जल निकासी प्रणाली, अन्न भंडारों, टेराकोटा मूर्तियाँ प्राप्त हुई। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, जो आकार में मोहनजोदड़ो से भी माना जाता है, ठीक। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये दोस्तों यहाँ पर जो है केवल रिवीजन के हिसाब से है, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत देखिए अभी हमको पीछे, तो क्योंकि ये आप मान के चल रहे हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो इस हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इंडस सरस्वती सभ्यता के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये कौन है, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक ना। देखिए इंडिया सरस्वती में क्या, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता, तो मेसोपोटामिया का जो है वो अलग है। मेसोपोटामिया इराक में दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई एक अलग समकालीन सभ्यता थी, ठीक है ना। सिंधु सरस्वती सभ्यता ये जो है बाकी नदी और अब विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के क्षेत्र में इसके विस्तार के कारण उपयोग किया जाता है। और अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर का CHL में पूछा गया था, लिखा है कि 1920-22 में हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर की गई थी, तो दोस्तों रावी नदी किनारे की गई थी, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखें। अभी देखिए प्रश्न आया था ना, अभी हम बता रहे थे कौन नदी जो किसके, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समृद्ध हुई थी, तो यहाँ पर लिखा वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था के कारण, संपत्ति अर्थव्यवस्था के, औद्योगिक के, तो ये दोस्तों वस्तु के विनिमय प्रणाली के द्वारा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, और इसकी जो PDF है वो आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा की विशेषता नहीं है, तो ये कौन सी यहाँ पर लिखा है कौन नहीं है, तो ग्रिड पैटर्न के साथ अच्छी तरह से नियोजित शहर के अंदर ये नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन नंबर बी जो कृषि के लिए लोहे के औजारों का उपयोग करना, ठीक है, वो कैसे, तो आप लोग एक पुलिस रिपोर्ट भी सकते हैं, लिखा सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है ना। यहाँ के लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। भारत में लोहे का व्यापक उपयोग उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, ठीक है ना। अब देखिए हड़प्पा क्या लिखा है, हड़प्पा निकासी प्रणाली के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, यह केवल शाही उपयोग के लिए था या अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित था। ऑप्शन दिए हैं केवल 1, केवल 2 सही है, ये केवल 1 और दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही, तो केवल बी सही है। देखिए जो अपन कथन दिए हैं, यह एक कथन है यह केवल शाही उपयोग के लिए था, दूसरा यह अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित था, तो ये क्या था, अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी, यानी एक अलग थी, जहाँ प्रत्येक घर की छोटी नाली सड़कों की ढकी हुई
मुख्य नाली से सटीक रूप से जुड़ी थी, जिसमें गंदा पानी बिना रुक के बाहर निकल जाता था। नालियों के निर्माण के पकी हुई ईंटों और जिप्सम का प्रयोग किया गया था तथा नालियाँ पूरे शहर में ग्रिड और सिस्टम की तरफ फैली हुई थी। ठीक है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पत्थर कार्नेलियन अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों कहाँ? गुजरात में। ठीक है, देखिए आसम तो हड़प्पा से बहुत दूर है उधर, ठीक है ना। पंजाब तो पास में, बिहार भी दूर है, तो यहाँ पर कौन सबसे पास में कौन? गुजरात। तो गुजरात जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब पहले देखिए, अगर आप ऐसे देखें तो याद है तो सही है। हड़प्पा वासी जो है मोती बनाने के लिए प्रयुक्त कार्नेलियन पत्थर मुख्य रूप से गुजरात, भरूच और लोथल से प्राप्त करते थे। गुजरात में लोथल और सिंध चहुंदड़ो, ठीक है ना, मन के, ये याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। मन के से मोती बनाने के सबसे प्रसिद्ध कारखाने थे। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे पशुपति नामक एक पुरुष देवता की पूजा करते थे। महिलाएं सोने, चांदी और तांबे, कांसे से बने आभूषण पहनती थी। इस सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मौजूद थे। गेहूं और जौ यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें थी। तो ये कौन सा सही है? सी नंबर सही है, सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मौजूद थे। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा था कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं। तो देखिए, हड़प्पा के टाइम में तो उस दर सती प्रथा तो हुई नहीं, क्योंकि सती प्रथा तो लगभग तीसरी शताब्दी में, ठीक है ना, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी लगभग मान लीजिए 300 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है ना, 300 ईसा पूर्व के आसपास ये जो है उठी, कौन? सती प्रथा। ठीक है ना, तो सती प्रथा तो हो ही नहीं सकती, तो बाकी और ऑप्शन तो सही है, क्योंकि एक ही गलत है। ठीक है ना, तो हड़प्पा संस्कृति धार्मिक विश्वासों भूषणों के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ पर सती प्रथा के अस्तित्व का कोई स्पष्ट सच नहीं मिलता। ठीक है ना, लोथल, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। लोथल में क्या है? मेले युग में सावधान की भी विद्वान सती के बजाय अन्य सामाजिक कारणों से जोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए अगला है कि मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली उल्लेखनीय थी, क्योंकि प्रत्येक घर निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ? देखिए अभी यही प्रश्न, ये प्रश्न जो है कई बार मोहनजोदड़ो से पूछ रहा है। ठीक है ना, कि मोहनजोदड़ो से अभी प्रश्न आया पीछे वहीं से। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा भूमिगत पानी की टंकी, समर्थन के लिए एक केंद्रीय स्तंभ, ढकी हुई सड़क, नाली या छत पर जलाशय। तो अभी आपने पढ़ा ना, एक ढकी हुई सड़क, नाली, जिसमें क्या जिप्सम का वो लगा गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली क्या थी? अद्वितीय थी। क्या थी? एक अलग प्रकार की थी, मतलब अनूठी थी ये कही, जहाँ प्रत्येक घर की छोटी नाली सड़क की ढकी हुई मुख्य नाली से सटीक रूप से जुड़ी थी। इसमें गंदा पानी बिना रुके निकल जाता था। तो आप लोग देखिए, बार बार ऐसे रिवीजन हम कराते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरें स्थानीय रूप से पाए जाने वाले किस पत्थर से बनाई जाती थी? ठीक ना, तो किससे? सिलखड़ी से। ये आप लोग याद रखना। ठीक है ना, सिलखड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीट लाइट दिया है, तो सिलखड़ी और स्टीलाइट दोनों याद रखना। ठीक ना, क्योंकि मान लीजिए सिलखड़ी वहाँ पर न दे तो फिर आपको स्टीलाइट भी याद रखना। तो हड़प्पा संस्कृति मोहरे मुख्यतः किसमें? कि स्टीलाइट सिलखड़ी नामक नरम पत्थर से बनी होती थी, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध थी और इससे आसानी से तराशा जा सकता था। इन वर्गाकार आयताकार मोहरों पर जानवर जैसे बैल, गेंडा आदि की आकृति जो है और सिंधु लिपि के चिन्ह भी अंकित होते थे। लिपि कैसी थी? आपको याद होगा कि सिंधु लिपि कैसी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की जो लिपि वो भाव, यानी क्या है? चित्र बने थे, भाव के अनुसार बस चित्र बने थे। ठीक है ना, ये। और अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निर्माण सामग्री के रूप में मानकीकृत किस चीज़ का उपयोग करते थे? तो पकाई गई ईंटों का उपयोग करते थे। ठीक है ना, 17वां प्रश्न है पकाई गई ईंटों का। ठीक है ना, देखिए सिंधु घाटी के लोग जो निर्माण सामग्री के रूप में मानकीकृत पकाई गई ईंटों का उपयोग करते थे, और उनकी जो नगर योजना में ईंटों का आकार और अनुपात जो है 4 तो और 1 के पूरी तरह समान होता था, और यही उन्नति इंजीनियरिंग और शहरी सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए कि जो है हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किस प्रकार का ग्रिड पैटर्न पाया जाता था। ठीक है ना, तो परिपत्र अभी पीछे हमने पढ़ा है कि आयताकार पाया जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आयताकार दिया है तो आयताकार ही सही होगा। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हड़प्पा शहरों ग्रिड पैटर्न आयताकार लेआउट पर आधारित था। ठीक, और देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, लिखा है कि सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर क्या थे? सिंधु घाटी के जो शहर आमतौर पर किससे घिरे हुए थे? तो ये मुख्य द्वार के 7 किलेबंदी दीवारें। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के आमतौर पर किससे घिरे हुए थे?
शहर जो है, तो लकड़ी की बाढ़ से नहीं, लकड़ी की बाढ़ से कैसे घिरे होंगे, तो ये तो गलत है। फिर लिखा पत्थर की बाढ़ से नहीं, बाढ़ से नहीं घिरे होंगे। और देखते हैं मुख्य, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है मुख्य द्वारों के साथ किले, हाँ किले बंद दीवार से, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। और बाकी लोग आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा प्राचीन भारत में चहुंदुड़ा मुख्य रूप से निम्नलिखित का केंद्र था, किस चीज़ का केंद्र था, तो ये मनका बनाने का केंद्र था, ठीक है। किसका था, मनका बनाने का। ये प्रश्न आया, देखिए आप लोग याद रखिए, अभी मनका वाला जो प्रश्न है वो आया था। तो चहुंदड़ो, देखिए एक बात और देखिए, चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, ठीक है ना, जहाँ मनका निर्माण, संग कटाई और मोहर बनाने का कारखाने मिले। यहाँ से मनकों में छेद करने, सूक्ष्म ड्रिल और कर्नेलियन जैस्पर जैसे अर्ध कीमती पत्थरों का प्रमाण भी मिलता था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में गोलाकार ईंट के चबूतरों का उपयोग क्या था, तो धार्मिक समारोह के लिए, कि अनाज की कुटाई या साफ करने के लिए, कि शाही दरबार या खेल का मैदान के लिए। तो ये धार्मिक नहीं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये किस चीज़ के लिए था, अनाज की कुटाई और साफ करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बाकी आप लोग इसको पढ़ेंगे कि हड़प्पा में जो गोलकार ईंटें हैं वो चबूतरों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए नहीं बल्कि प्राप्त साक्ष्यों के से स्पष्ट होता है कि किन इन चबूतरों का उपयोग अनाज की कुटाई या उससे साफ करने के लिए किया जाता है। इन चबूतरों के पास और उनकी दरारों में पुरातत्वविदों की गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला है कि यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने वाले पहले लोग थे, तो ये कौन थे, ऑप्शन है, मतलब यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल मतलब पहले उगाने वाले लोग हैं, लोग मतलब कौन सी फसल, तो क्या तंबाकू था, मिर्च थी, आलू या कपास, तो ये कौन थी, कपास की फसल थी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कालीबंगा, कालीबंगा के हड़प्पा स्थल पर कौन सा महत्वपूर्ण कृषि संबंधित साक्ष्य खोजे गए हैं, ठीक है ना। तो ये बावड़ी युक्त जलाशय या सीढ़ीदार चावल खेतों में हल्के क्रॉस निशान, तो या बीज भंडारण के लिए पत्थर के भंडारों का, तो यहाँ पर खेतों में हल्के क्रॉस जो चिन्ह है ना, ऐसे क्रॉस के, तो उसको, ठीक है ना। कालीबंगा है कहाँ, एक चीज़ आप याद रखें, कालीबंगा जो है वह राजस्थान में है, ठीक है ना। ठीक, और एक चीज़ और है कि कालीबंगा फेमस किसके लिए और भी है, वो चूड़ियों के लिए भी फेमस है, ये भी आप लोग याद रखना। तो दोस्तों एक जो है कालीबंगा जो है कृषि के लिए जुते हुए खेत मिले, यहाँ पर जुते हुए खेत ही क्रॉस का चिन्ह आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। और काली चूड़ी मिली, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मीमांसा, ठीक है ना, रश्मि मीमांसा दर्शन शास्त्र वेद के किस पहलू पर प्रमुख रूप से केंद्रित थे, तो ये अनुष्ठान और धर्म पर, ठीक है ना। तो आप लोग ये भी याद रखना कि मीमांसा दर्शन शास्त्र जो है किस पर अनुष्ठान, आप याद अगर समझेंगे तो लगता है कि नहीं, मीमांसा दर्शन किस पर, अनुष्ठान और धर्म पर, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है कि कौन सी वैदिक पाठ श्रेणी मंत्रों और यज्ञ अनुष्ठानों को गद्य रूप में समझाती हैं, तो ये कौन सी जो गद्य है वो मतलब संहिताएं, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, तो ये ब्राह्मण, ठीक ना। अब देखिए है क्या ये, देखिए ब्राह्मण एक ग्रंथ वैदिक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ जो वैदिक मंत्रों और यज्ञ अनुष्ठानों की गद्य रूप में व्याख्या कराते हैं, इनमें यज्ञों की विधियाँ और उनके पीछे के आध्यात्मिक अर्थों को विस्तार में समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद 25 नंबर का, ऋग्वेद लगभग कितने विभाजनों, ये सूक्तों का संग्रह है, तो 1028, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक ना। तो ऋग्वेद में लगभग 10 कितने 28 सूक्त है, जिनमें से 1017 सूक्त हैं और 11 बल्किल्य सूक्त है, इसमें से लगभग 1060 मंत्र आए हैं, जिन्हें कुल 10 मंडलों में विभक्त किया गया है, ठीक ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इतने ही प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जैसी बताना आप लोग कमेंट में कि वीडियो जो है, अगर मान लीजिए क्वेश्चनों को मिक्स करके मिक्स लाना है तो वो भी बता दीजिए। बाकी अभी तो हम जो है टॉपिक वाइज, जैसे अभी हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री के बाद एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जो है और उन्हें मॉडर्न के पहले मध्यकालीन यानी मिडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न, फिर पॉलिटी वगैरह देखेंगे। अगर आप कहें तो फिर मिक्स ही क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।